तमाम चाहने सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, आदाब। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होगे अल्लाह के फजल व करम से। मैं डॉक्टर संजय एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आपके साथ आज एक बार फिर से एक बेहतरीन पर्सनालिटी, ग्रेट इंसान और बेहतरीन कोऑपरेटिव इंसान को लेके आया हूं एज ए गेस्ट तौर पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम सलाम जी। वालेकुम। कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी। अल्लाह का वालेकुम। शुक्र है जी, ठीक हूँ। जी जी। सर का नाम जो है सर आमिर फहीम है। सर बेसिकली फ्रॉम फैसलाबाद से हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में लास्ट 15 ईयर से अपनी खिदमतें सर अंजाम दे रहे हैं। सर की एमएससी की हुई है फिजिक्स में। आइए मजीद सर के बारे में जानने के लिए सुनते हैं सर की जुबानी। सर कौन है? जी सर आमिर फहीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। तो आमिर फहीम मेरा नाम है, जैसे सर ने पहले ही तारुफ करवा दिया है, सर संजय ने। इधर फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। यही मेरी तालीम है सारी, इसी जगह से। यहीं से फिर मैंने जो है मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में प्राइवेटली पढ़ाया। इसके बाद फिर मैंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को लास्ट 15 ईयर से ज्वाइन किया हुआ है, जहाँ एज अ मास्टर ट्रेनर काम कर रहा हूँ। मेरी जो बुनियादी ज़रूरत है इस इदारे को वो ये है कि मैंने यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग करवानी होती है और हेड टीचर्स की, और इसमें ईसी की ट्रेनिंग भी आ जाती है, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की ट्रेनिंग। इसके अलावा जो क्लासरूम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स आ जाती हैं, कंटेंट बेस्ड ट्रेनिंग्स आ जाती हैं हमारी, या कोई भी जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है कि ये टीचर्स के पास अब स्किल होनी चाहिए, वो फिर हमें भेजती हैं कि हम उस टीचर के अंदर वो स्किल के लिए काम करें। तो बस ये मेरा छोटा सा तारुफ है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे शो के लिए टाइम दिया। सर जी बढ़ते हैं हमारे आज के सवाल की तरफ। सर पहला जी जो जी मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने लाइफ स्टोरी हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें ताकि आपके एक्सपीरियंस से वो कुछ सीख सकें, हम कुछ सीख सकें। प्लीज सर, ओवर टू यू। जी। मेरी लाइफ स्टोरी बस बड़ी सादा सी है। स्कूल लाइफ बिल्कुल घर में गुजारी। स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए। हत्ता कि ट्यूशन वगैरह भी पढ़ने का कोई नहीं था कॉन्सेप्ट। घर में ही जो थे रिश्तेदार मौजूद थे, बहन भाई वगैरह, जिनसे मैं पढ़ लेता था। इसलिए बिल्कुल मेरा जो 10th तक का पीरियड है वो घर में ही गुजरा। कोई ऐसी ज्यादा दोस्तियां नहीं हुई। फिर एफएससी और बीएससी में आके दोस्तियां बढ़ी, आना जाना भी हुआ, सोशल स्किल्स भी आई इसी दौरान में। यहीं से फिर मैंने स्टार्ट लिया टीचिंग कैरियर का भी। अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए, अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए मैंने ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी। फिर वो ट्यूशंस ऐसी साथ साथ टीचिंग का शोबा मेरे से वाबस्ता होता गया कि बाद में भी टीचिंग की ही लाइन को इख्तियार कर लिया। तो बस फिर जॉब कर ली, पैफ में शादी हो गई, बच्चे हो गए। एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। ये मेरी छोटी सी माशाल्लाह। लाइफ हिस्ट्री है। बिल्कुल सर। हम बहुत मशहूर है कि आपने अपने जिंदगी का जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सर मेरा यहाँ जी पे आपको एक क्वेश्चन है कि सर आप जैसे कि फिजिक्स में आपने एमएससी की है, तो सर जी जी। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि आपने फिजिक्स को अपने जो मतलब फिजिक्स को एज ए कैरियर तो कैसे चूज किया और आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? जी सर। जी सर, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इस तरह के शुरू से ही मेरा ना छोटी क्लासेस से ही मैथ बहुत अच्छा है। मैथ जो है मैं बहुत आसानी से हर तरह का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर लेता हूँ। अब इसमें फिजिक्स में यूं है कि बहुत ज्यादा मैथ इन्वॉल्व है। जब मैं एफएससी कर रहा था तो मुझे ये वाला एहसास हुआ कि फिजिक्स बनिस्बत दूसरे साइंस सब्जेक्ट के इजी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं, इक्वेशन डिडक्ट करनी होती हैं। तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी होता था, मुझे याद नहीं करनी पड़ती थी, मैं सिर्फ जस्ट उनको एक तरीका पैटर्न जहन में रखता था तो वो हो जाती थी। फिर यहीं से सोचा कि जो आगे एमएससी करनी है या कोई सब्जेक्ट लेना है तो वो फिजिक्स ले लिया जाए। यस सर, थैंक यू सर, आपने शेयर किया कि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ। सर जी जी थोड़ा आपके टॉपिक से रिलेटेड भी है क्वेश्चन और कुछ थोड़ा हटके भी है कि आजकल जो जी जी क्वांटम फिजिक्स चल रहा है,
तो आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा बहुत, जितना भी आपके नॉलेज में हो। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये मैं अक्सर जगह पे मुझे बड़ा शौक होता है इस पे इस हवाले से बात करने का कि मैं ये सोचता होता हूँ अक्सर, जो मेरा जाती राय है कि अक्सर मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मैथ की थ्योरीज हैं वो फिजिस्ट लेकर आए हैं। जब उनको मसले पेश आए, जैसे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव्स हैं, या उससे पहले भी हम अलजेब्रा वगैरह देखें, तो हमें ये पता चलता है कि अक्सर जब फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, उनको सॉल्व करने के लिए फिर मैथ की कोई नई ब्रांच इंट्रोड्यूस होती है। कैलकुलस इसी तरह ही इंट्रोड्यूस हुई, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस करवाई कैलकुलस। फिर इसको क्या हुआ कि सब ने यूज किया, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी यूज हुई, इसको इकोनॉमिस्ट ने भी यूज किया, इसको हत्ता कि मैंने बाजफा देखा है कि बायो वाले भी यूज कर रहे होते हैं, इसके सवाल हल करने के लिए कैलकुलस को यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पिछले सदी में क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप हुई, क्योंकि फिजिक्स के कुछ फिनोमेना जो हैं वो पुराने मैथ से हल नहीं हो रहे थे। तो अब मेरी बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है जाती कि ये क्वांटम मैकेनिक्स अब सिर्फ फिजिक्स वाले यूज नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज्यादा यूज हो सकती है। इकोनॉमिक्स में इसके यूज करने का फायदा ये होगा कि हम अपनी जो है ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। मेरा जाती ख्याल है इकोनॉमिक्स में। अब ये कैसे इस्तेमाल होगी ये मुझे नहीं पता, वो तो इकोनॉमिस्ट ही सही इसको देख सकते हैं। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये अगर इकोनॉमिस्ट इनको यूज करें तो हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ मसाइल हैं, जो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम है या जो इंपीरियल सिस्टम है कि जिसके अंदर कैपिटलिज्म है, इसके जो मसाइल हैं वो इसके जरिए हल किए जा सकते हैं। जो ड्रॉबैक्स हैं इसके, जैसे कि इसमें ये ड्रॉबैक है कि हमारी कंसंट्रेशन जो है वो सारी की सारी दौलत की कुछ लोगों के पास हो जाती है। या ये वाले मसाइल हैं कि जी हम बैंकिंग सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, या जो सबसे बड़ी चीज है इन्फ्लेशन के मसाइल हैं। जो मेरा जाती ख्याल है कि इकोनॉमिक्स में अगर ये यूज किया जाए क्वांटम मैकेनिक्स को, तो इसको हम बहुत सारे मसाइल के लिए यूज कर सकते हैं। सर बहुत बहुत ये शुक्रिया। जी जी सर। जी 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा जाती तौर पे क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानने का और बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे, तो जी जी आपने बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन तरीके से इसको डिफाइन किया और बताया। जी जी थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल आपसे है कि सर आजकल कम्युनिकेशन के बारे में ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करें। जैसे कि आप मास्टर ट्रेनर हो, तो आपके पास तो मतलब जो माशाल्लाह जो हमारे नेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब जो नेशन के जो कौम के आगे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको पढ़ाते हैं, हेड टीचर आते हैं, तो उनको आप ट्रेन करते हो, तो उनको कैसे कम्युनिकेशन स्किल बताते हो? थोड़ा बहुत हमें भी सिखा दो, हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दो। जी सर। जी सर। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। जो मैं एज अ मास्टर ट्रेनर, बिल्कुल हम जब टीचर्स के पास जाते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना होता है। तो उसमें कुछ तो हम उनको एक्टिविटीज सजेस्ट करते हैं, जैसे अभी आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये वाली जो है स्किल जो है मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैंने एक ग्रुप बना देना होता है और फिर उसके बाद उसमें सबको कहना होता है कि बारी बारी दूसरे लोगों का इंटरव्यू लेकर आए, और बाद में जो आपने एक्सप्लोर किया उस पर्सन की पर्सनैलिटी को, वो सारी जो है ना ग्रुप के सामने लेकर आए। ये वाली मेरी एक्टिविटी जो है वो बड़ी कामयाब जाती है। फिर इसके अलावा जो है हम कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने के लिए टीचर्स की भी और बच्चों की भी, तो सेमिनार टाइप एक जो है बना लेते हैं, उसमें बच्चे जो हैं वो हर एक को बोलने का मौका देते हैं, तो उससे जो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। फिर डिफरेंट क्लासरूम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ एक्टिविटीज हम बच्चों को करवाते हैं, गेम्स आ जाती हैं बच्चों के लिए छोटी छोटी सी, जिसमें बच्चों ने एक दूसरे के साथ जो है कुछ ना कुछ बात करनी होती है, मिंगल करवा देते हैं क्लास में। एक मेरी बहुत ही एक्टिविटी जो है पॉपुलर है, वो ये है कि मैं टाइटैनिक बच्चों से बनवाता होता हूँ। वो टाइटैनिक कैसे बनाना होता है वो इसमें बच्चों टी हमने पूरी एक पहले
सिचुएशन जी सर। बनानी होती है, फिर उसके बाद बताना होता है कि वो टाइटैनिक डूब रहा है। अब वो बच्चों को कहती हैं कि अब आप जो है उसको डूबने से बचाना है, मैं एक पायलट हूँ और मैं जो कहूंगा आपने वही करना है। अब बच्चे जो हैं वो सारे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, पुरजोश हो जाते हैं। फिर यहाँ से जो है क्लाइमैक्स शुरू होता है। एज अ टीचर, एज अ पायलट, एज अ कोच, बच्चों को फिर हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, पेयर्स में डिवाइड करते हैं, उनको मिंगल करवाते हैं और उनको मुख्तलिफ क्वेश्चन छोड़ते हैं उनके दरमियान, कि जिससे वो एक दूसरे से बात करें, उनको एक दूसरे को समझने का मौका मिल सके। तो ये चीज उनकी फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बेहतर करती है। क्लासरूम के हवाले से ये मैंने आपको एक्टिविटीज बताई हैं जो लो कॉस्ट हैं, जो आसानी से स्कूल्स के अंदर अप्लाई हो सकती हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, कम्युनिकेशन भी और इसके साथ साथ टीम वर्क भी अच्छा होगा। टाइटैनिक का एग्जाम्पल दिया, वो जी बेहतरीन बात बताई। जी 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 सर। सर आप जो है लास्ट 16 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो काफी स्टूडेंट्स जी आपके जी पास आते होंगे। तो जी क्या जी वो एक चीज आपको लगती है कि ये मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो, या हमारे स्टूडेंट के लिए हो, तो हमारे स्टूडेंट बेहतर ग्रो कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं? मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आपके हिसाब से कि अगर ये हो तो हम जो जो अपनी जी चीज है, अपनी बात है बच्चों तक आसानी से पहुंचा भी सकते हैं, और बच्चे इससे फास्ट ग्रो भी कर सकते हैं, जल्दी लर्न कर सकते हैं। जी सर। जी जी सर। सर इसमें मैं समझता हूँ कि हमारा सिलेबस जो है उसका इतना इशू नहीं है। हमारा सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट, जो अगर हम देखें तो आईबी का जो सिलेबस है या ओ लेवल का सिलेबस है, तो तकरीबन वही वाला हमारा बच्चा कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है, उसकी डिलीवरी का तरीका और फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट का तरीका। डिलीवरी में हमारे एक्टिव लर्निंग नहीं है। बच्चे जो है वो पैसिव हैं, बैठे हुए हैं और टीचर आता है वो लेक्चर देकर चला जाता है। अगर उसके अंदर इसी सिलेबस को जो हम लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ हम अपना डिलीवरी का तरीका बदल दें, बच्चों को इन्वॉल्व कर दें, जैसे ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्टिविटीज बताई हैं, इस तरह की एक्टिविटीज ये मैंने छोटे बच्चों के लिए बताई हैं। इसी तरह ही जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं या जो मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर हम एक्टिविटीज शामिल कर सकते हैं। बच्चे अपनी वीडियोस बनाएं, बच्चे अपनी प्रेजेंटेशंस दें और वो असेसमेंट का हिस्सा हो। बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारी असेसमेंट का हिस्सा हो। पेन पेपर टेस्ट की वेटेज यकीनी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीजें भी शामिल करनी होंगी अपनी असेसमेंट टेक्निक्स में। तो मेरा ख्याल है कि इसी सिलेबस से हम बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं, कि बजाय इसके कि हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद हम बुक्स की सिर्फ रिशफलिंग करते हैं आर्टिकल्स की और कुछ भी नहीं करते हैं। और वालदेन के लिए और बच्चों के लिए ये परेशानी कर देते हैं कि जी हमने किताबें बदल दी हैं, हमने सिलेबस बदल दी है। और होता वही कुछ ही है जो पहले होता है। सिर्फ हमें चेंज करना होगा अपना डिलीवरी का मेथड और फिर उसके बाद असेसमेंट टेक्निक्स। जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा कि एक डिलीवरी की टेक्निक और असेसमेंट टेक्निक दोनों पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। जी जी सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि सर, जो कोविड की वजह से आजकल जो हमारे टीचिंग जो एजुकेशन सिस्टम पे काफी इफेक्ट हुआ है, जो एकदम से जो है स्कूलें बंद हो गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम हुआ है, तो आप इसको फायदेमंद समझते हैं या क्या आपके हिसाब से ये क्या है? जी सर। सर इसमें यकीनी बात है कि जो तो एक पूरी दुनिया के लिए इस वक्त ये मुसीबत है, वो तो अपनी जगह ही है। लेकिन अगर हम इसको प्लानिंग के साथ लें और इसको समझें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो इससे हम बहुत सारी चीजें अच्छी भी हासिल कर सकते हैं। जैसे ये हुआ है कि बहुत तेजी के साथ टीचर्स में भी चेंज आई है और बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी, कि हम तेजी से एप्स को सीख रहे हैं, जिससे डिस्टेंस लर्निंग आसानी हो गई है। और फिर इससे क्या हुआ है कि अब टीचर अप्रोच में आ गए हैं। पहले वो टीचर जो महंगे थे, जो मुश्किल था उनको अप्रोच में लेके आना, अब बहुत इजीली अवेलेबल है। मैंने खुद बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, हत्ता के रेहान अल्लाह वाला साहब को, अगर ये कोरोना वाले दिन ना आते, मैं घर में बंद ना होता, तो मेरा रेहान अल्लाह वाला साहब से राब्ता ना होता। यहाँ मैंने फिर वीडियोस देखनी शुरू की और मुझे अंदाजा हुआ कि यूट्यूब के जरिए
और इस तरह के दूसरे जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, उनसे हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं और जल्द सीख सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि हम इसको अपने लिए बेहतर बना सकते हैं और बहुत बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल सर। सोचना होगा कि चेंज को कबूल कर लें, न्यू नॉर्म्स को कबूल कर लें। जो नाम को कबूल करना, बिल्कुल सर। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि तो न्यू नाम को कबूल करें बेहतरीन तरीके से। सर यहाँ पे सवाल है कि आप फ्यूचर क्या देखते हैं कि देखिए सर अभी भी काफी ऐसे इलाके हैं, जैसे मैं अपने इलाके का नाम ले लूं, थरपारकर से मेरा ताल्लुक है। ये हमारे सिंध का बहुत पसंदीदा इलाका है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब 4-5 ही आपको टाउन मिलेंगे, बाकी तो सारे छोटे छोटे गांव हैं। तो जी वहाँ जी। तो इंटरनेट को तो एक्सेस बहुत दूर की बात है, बिजली भी नहीं है। तो फिर अगर ये डिजिटल क्लासेस का हो गया तो वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं सर? ये मेरी ये सर, नॉलेज के लिए आप। जी 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 सर। जी सर, इसमें जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि वालिदैन के पास, बच्चों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जिसके पास हैं, जैसे मेरे पास हैं, आपके पास हैं, और देखें हमें रिहान अल्लाह वाला साहब की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने इतनी आसान जुबान में और इतने अच्छे तरीके से वीडियोस बना के फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ दी हैं। तो अब उसमें यूं है कि बिल्कुल अगर आप लाइव नहीं ले सकते इंटरनेट, तो ठीक है जी, आपने एक दिन के बाद, हफ्ते के बाद, जब कभी भी आपको मौका मिला है, आप शहर में आए हैं और आप ऐसी जगह आए हैं कि जहां इंटरनेट अवेलेबल है, तो वहां आप आए, वो वीडियोस डाउनलोड करें और ले जाएं और वहां देखें। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप जैसे और मेरे जैसे लोग ये कर सकते हैं कि वही वाला मटेरियल जो अपने करीबी लोग हैं, जो करीब के गांव हैं या जिनके पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल, तो उन तक वही वाली चीजें प्रिंट फॉर्म में या हाथ से लिख के, यानी ये टीचर को थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी। टीचर अगर चाहें बिल्कुल तो ऐसा बहुत कुछ साथ कर लेंगे। जैसे लो कॉस्ट स्कूल के टीचर्स हैं, मेरा जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में लो कॉस्ट टीचर से ही वास्ता पड़ता है। तो यहाँ मैं एक फैसलाबाद में ही एक स्कूल की मिसाल दूंगा। यहाँ एक स्कूल चल रहा है फैसल स्कूल के नाम से, फैसल साइंस स्कूल। उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो भी बच्चों को पढ़ाना था, क्योंकि बच्चे अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे, उन्होंने अपनी हर बच्चे के लिए एक एक बुकलेट छोटी छोटी बनाई जिसके अंदर शीट्स मौजूद हैं। और वो शीट उन्होंने कहीं से नहीं ली, नेट से ही ली है। उनको प्रिंट करवाया है, बच्चों के हवाले कर दिया है। यानी घरों में जा जाके बाकायदा खुद उनकी टीचर गई है डोर टू डोर और बच्चों को देकर आई है और उनको ताकीद की है कि वापस स्कूल में जमा करवानी है। अच्छा, स्कूल में आ गई, उनका काम चेक किया। अब उसी पेपर की बैक साइड पे दोबारा उन्होंने एक बार नई प्रिंट आउट निकाले। यानी इस तरह उन्होंने क्या किया कि वो पेज की भी बचत की, 2 बार यूज कर लिया, और अपनी जो है एक्टिविटी भी मुतासर नहीं होने दी। मैं उनके स्कूल में गया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें, अगर इन्होंने वर्क करना था, इनकी टीचर्स ने वर्क करना था, तो बहाना नहीं बनाया कि जी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है पेरेंट्स के पास। वो खुद डोर टू डोर वहां गए हैं। लेकिन टीचर को तो कम से कम जरूर एसेस देनी पड़ेगी हमें कि इंटरनेट की दें, ताकि वो इंटरनेट से कुछ ना कुछ सीख सके और लेके जा सके। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हमारे पेफ के लो कास्ट स्कूल हैं, वो इतने भी लो कास्ट नहीं है कि उनका स्कूल ऑनर अफोर्ड कर सकता है कि टीचर को नेट की सहूलत प्रोवाइड कर दे उनके मोबाइल पर, स्कूल में पीटीए की सूरत में। यानी कोई ना कोई, अगर हम करना चाहेंगे तो बहुत से तरीके निकलेंगे। लास्ट डेज मेरी ड्यूटी लोधरा में थी, और लोधरा में मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं था। मैं वीकेंड पे घर आता था, तो बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड करके ले जाता था अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कि अब वहां जाके मुझे देखने की आसानी हो जाएगी। तो यानी इस तरह का हमें जरा मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े बेहतरीन अंदाज से और बड़े जबरदस्त अंदाज से एक्सप्लेन किया कि जो बच्चे हैं अगर उनके गांव में नेट नहीं है तो जब भी वो शहर आए तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लें, या कुछ जी मेहनत मशक्कत टीचर को भी करनी पड़ेगी कि वो उसके जी प्रिंट करा ले या कॉपी पे लिख के बच्चों को पढ़ा ले हार्ड कॉपी पे। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें बताई सर आपने, और उम्मीद है कि जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं कुछ ना कुछ इसका फायदा तो जरूर लेंगे। सर मेरा अगला सवाल है कि ये मेरा फेवरेट सवाल है, मैं पिछले कुछ दिनों से सबसे ही पूछ रहा हूँ
कि जो जी जी हमारे मुल्क का लिटरेसी रेशियो वो हम कैसे बढ़ाएंगे? सर उसमें इतना कम लिटरेसी कम लिटर जी जी उसमें जो मैं जी समझता सर। हूँ कि वो जो रेहान अल्लाहवाला साहब की जो पॉलिसी है वो बहुत जबरदस्त है कि आप बच्चों को सर्टिफिकेट से बाहर निकालें, बच्चों को इस चीज से बाहर निकालें कि आप एफए होना जरूरी है, एमए होना जरूरी है। आप जो है बच्चों को मेन जो इस वक्त जरूरी है वो ये है कि बच्चा जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझे, उसके पास जो इंटरनेशनल नॉलेज है वो आना शुरू हो जाए। तो मेरा यही जाती ख्याल है कि उनका जो डिजिटल डिजिटल स्किल्स का जो स्कूल का वो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो बहुत जबरदस्त है। उसमें अगर हम सब लोग मिलके उनका साथ बने, उनका साथी बने, उनको लेकर चलें उनके इस प्रोग्राम को, तो मेरा जाती ख्याल है कि वो चीज जो है वो हमारी लिटरेसी रेट भी बढ़ाएगी और हमारे डिजिटल लिटरेसी देगी। अब ऐसा ऐसा देखें ना, पेन पेपर वाली लिटरेसी तो आउट ऑफ डेट होती जा रही है ना। तो मेरा ख्याल है जो रेहान अल्लाहवाला साहब का तरीकाकार है तो वो इस वक्त रोल मॉडल है हमारे लिए। हम उसको उनके प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर सकते हैं उनके साथ मिलके। अगर हम समझते हैं कि नहीं हम किसी और इदारे के साथ यही वाला आइडिया लेकर आए तो उनका तो फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया है ये वाला। वो तो यही चाहते हैं कि बिल्कुल सब लोग इसको करें, तो वो उसको फॉलो किया जा सकता है। बिल्कुल सर। सर आपने बड़े अच्छे से बताया, और सर रेहान अलावाला की ये जो इंस्ट्रक्शन है उसको बताया कि डिजिटल स्कूल के जरिए हम जो है लिटरेसी रेशियो बढ़ा सकते हैं। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया व्यूअर्स को। सर मेरा अगला सवाल है, और बहुत ही बस रिलेटेड है कि आपने अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस में टीचिंग भी की है और जो भी स्ट्रगल की है लाइफ में, उससे क्या सीखा है? कोई 3 चीजें ऐसी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, जिससे वो कुछ सीखें कि लाइफ जो है, लाइफ का नाम है स्ट्रगल है, जिंदगी का नाम है स्ट्रगल है, जी बगैर स्ट्रगल किए कुछ नहीं मिलता, हलवा नहीं मिलता है बगैर मेहनत किए हो। जी जी सर। जी जी सर, मैंने सबसे पहले तो यही सीखा है कि जी कम्युनिकेशन स्किल आपकी मजबूत होनी चाहिए। जितनी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप अपनी बात बेहतर अंदाज से दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उतना ही आप ज्यादा कामयाब हैं। और उसके बाद जो दूसरा मैंने इतने सालों में सीखा है वो यही सीखा है कि आपने जो आपने अभी बात की कि स्ट्रगल जो है ना, हिम्मत नहीं हारनी। अगर एक आइडिया नाकाम हो गया है तो कोई दूसरा आइडिया ले आना है, दूसरा आइडिया नाकाम हुआ है तो तीसरा, यानी कुछ ना कुछ आगे बात को चलाना है। और उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है कि आपकी टाइमली डिसीजन जो है वो आप कर सकें अपनी जिंदगी के। और वो डिसीजंस भी आपके रैशनल होने चाहिए, इमोशनल नहीं होने चाहिए। तो वो चीज आपको जी जल्द कामयाबी की तरफ लेके आती जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छी चीजें बताई कि डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए और रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। है। जी और उसके अलावा जो आपने बताया कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और इस ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस पे जी अगर हमारे व्यूअर्स अमल करेंगे, इससे सीखेंगे, तो बहुत कुछ है। क्योंकि और तीसरा मैं अपने हिसाब से एक बता देता हूँ, सब्र करना और पेशेंट का जी तो जी होना सबसे ज्यादा है सर। बहुत जरूरी एक पेशेंट का होना और है। दूसरा सुनना, जी ये बहुत अच्छी है। ये तो मैं अपने व्यू से बोल रहा हूँ, लेकिन आपने तो बहुत अच्छी चीजें जी जी बताई हैं जी सर। जी अब आपने बड़ा एक अच्छा बताया, आपने मेरी बात को बढ़ा दी है। जी जी सर, अब एक मैसेज दे जी दें हमारे व्यूअर्स को, कि ताकि खास तौर पे हमारे नौजवानों को, कि वो कैसे अपने आप को मतलब एक तो हमारे मुल्क में बेरोजगारी सर बहुत है। जी जी सेकंडली बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, लेकिन डिग्री तो है, स्किल कुछ भी नहीं है। तो जी आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, और माशाल्लाह मास्टर ट्रेनर भी हैं, तो उस हिसाब से कुछ उनको बता दें, उनको मैसेज दे दें, ताकि कि या डिग्री ले रहे हैं तो स्किल भी सीखे, खाली डिग्री किसी काम की नहीं। जी बिल्कुल जी सर। यूं फिर आप कहेंगे कि मैं रेहान अल्लाह वाला साहब का जिक्र कर रहा हूँ, तो उन्हीं जी की सर। ये बात है, उन्हीं से मैंने ये पैगाम लिया है कि ये यूट्यूब है, फेसबुक है, आप सब लोग यूज कर रहे हैं, टिकटॉक है, कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं, तो इसको सिर्फ फन का जरिया ना बनाएं। ठीक है आप इससे महसूस भी हों, लेकिन इन्हीं के जरिए स्किल्स हासिल करें और अपने लिए रोजगार का जरिया बनाएं। ग्लोबल मार्केट खुली है आपके लिए, इसी यूट्यूब के जरिए, इसी फेसबुक के जरिए, या दूसरी सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इवन कि ये स्ट्रीम यार्ड ही अवेलेबल है,
इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो आप जो है अपनी जो आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जो टाइम देते हैं उनमें से कुछ हिस्सा लर्निंग को दे रहे, चले सारा नहीं देना तो कुछ हिस्सा, बिल्कुल तो वो चीज आपके लिए रोजगार का सबब बन जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया और बहुत ही बेहतरीन बताया। नाज़रीन, हमारे साथ सर आमिर फ़हीम जो फैसलाबाद से थे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें सजेशन दी, हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसके मतलब कोई भी सवाल हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मैसेज में, कमेंट में, या इस पेज पे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ताकि हम सर से पूछ के दोबारा एक सेशन करेंगे, उस पे आपको बताएंगे। सर आपका मैं बहुत मशकूर हूँ। आपने बहुत ही जी सर। आपके कीमती वक्त के लिए, प्रीशियस टाइम के लिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को बताया। और सर मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, और आपके यहाँ पर आने से आई ऑनर्ड, आई फील प्रिविलेज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जी सर, आपका वंडरफुल भी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात जो है व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। ये आपका बहुत बड़ी जो है, मैं आपका मशकूर हूँ इस सिलसिले में। अल्लाह आपको जज़ा दे इस चीज की। सर थैंक यू सो मच। थैंक व्यूअर्स, यू। मेरा आपसे जी एक 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 गुजारिश है व्यूअर्स से, कि खुदारा कोरोना को मजाक ना समझे, ये एक बीमारी है। आप इसके उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इस बीमारी की वजह से अपनों को खोया है। खुदा ना करे ऐसी हम लोगों के साथ ऐसी कोई ना हो, हकीकत हो या ऐसा कुछ ना हो। तो बराए मेहरबानी जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहने, बाहर से जब घर आए तो अपने हाथ साबुन से धोएं, और जो है कि कफ करें या स्नीज करें उसके फौरन बाद हाथ साबुन से धोएं। साबुन कम से कम 20 सेकंड तक हो। और जो है फ्रेश वेजिटेबल खाएं, और फ्रेश सब्जियां खाएं, और फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी की टेबलें लें। इससे ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ना सिर्फ आप महफूज रहेंगे, बल्कि आपके बूढ़े बुजुर्ग जो घर में है उनके लिए बेहतर है, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस मैसेज पे बहुत अमल शुक्रिया जी। करना। और सर के लिए एक बार फिर से सर आमिर फ़हीम आपका बहुत बहुत मशकूर बस हूँ, ठीक बहुत है। ज्यादा बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर फॉर अ ठीक है जी, वंडरफुल टाइम। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।